ओके, सो अभी आज हम फिर से देखो, लास्ट क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जिस डायरेक्शन का लॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का कुछ चेंज नहीं होगा, ना वेलोसिटी चेंज होगा, ना पोजीशन चेंज होगा, ना एक्सीलरेशन बदलेगा। ठीक है ना। तो आज की क्वेश्चंस भी उसी पे ही है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है इस पे ध्यान दो। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, नीचे भी स्मूथ है ये वाला ग्राउंड, ऊपर वाला भी स्मूथ है, मतलब छोटा ब्लॉक एंड बड़े ब्लॉक के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द वेज, वेज कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये पूछा गया। अगर मैं सिस्टम को रिलीज कर दूं तो वेज कितना डिस्टेंस मूव किया ये बताना है। नाउ तुम अपने दिमाग में ये विजुलाइज करो कि अगर मैं इस सिस्टम को रिलीज कर देता हूं, हाउ विल द मूवमेंट लुक लाइक। कम ऑन, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द मूवमेंट। यहाँ पर दो कंपोनेंट आएगा मूवमेंट का। कैन एनीवन टेल मी क्या हो रहा होगा? नहीं, हॉरिजॉन्टल मैं उस हिसाब से नहीं पूछ रहा, ब्लॉक्स के मूवमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। स्मॉल ब्लॉक, चलो दैट्स करेक्ट। स्मॉल ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग मूव करके नीचे आएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन। सेकंड, यस, एंड द वेज विल मूव बैकवर्ड। इज दैट क्लियर? वो चीज नीचे आएगा और ये वेज क्या करेगा? पीछे जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ क्या इस सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हो रहा है? ये क्वेश्चन पूछने के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में नेक्स्ट क्या आना चाहिए कि सर ने पूछा कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हो रहा है, तो क्या सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? अगर एक्सटर्नल फोर्स है, यस डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हो जाएगा। सो अभी जवाब दो, विल द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज? नो, बिकॉज देयर आर नो एक्सटर्नल्स। तो छोटा वाला ब्लॉक नीचे क्यों गया? Which force has helped the छोटा वाला ब्लॉक move down? ग्रेविटी, राइट? तो ग्रेविटी एक्सटर्नल नहीं है क्या? अरे ग्रेविटी कौन लगाता है? अर्थ लगाता है। अर्थ हमारे सिस्टम में है क्या? कम ऑन फोकस, क्या अर्थ हमारे सिस्टम में है क्या? क्या mg का रिएक्शन भी है क्या सिस्टम में प्रेजेंट? नहीं है ना। तो अर्थ ने इस पे डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक छोटा mg लगाया होगा, इस पे भी लगा रहा होगा कैपिटल mg, इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, इस पे इस तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन mg का कंपोनेंट के कारण ये सिर्फ मूव कर जाएगा। इज दैट क्लियर? डू यू एग्री विद दिस? सो यस, डेफिनेटली देयर इज एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। डू यू एग्री विद दिस? तो आई नहीं थी ना एक क्लास? क्यों? हिस्ट्री पढ़ेगी क्या? सर नहीं, मेरी भाई का डेथ हो गया था। कैसे? ओके, यू गॉट दिस पॉइंट? समझ में आया मैंने क्या कहा? छोटा mg जो तुमको दिख रहा है ना, छोटा mg बैलेंस नहीं हुआ। छोटा mg का सिर्फ कॉस कंपोनेंट बैलेंस होगा, साइन कंपोनेंट के लिए वो ब्लॉक नीचे आएगा। इज दैट क्लियर? सो वी हैव एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, राइट? या तुम सीधा बोल सकते हो छोटा mg जो लग रहा है दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, या नीचे वाला कैपिटल mg भी एक्सटर्नल फोर्स है, नॉर्मल भी एक्सटर्नल फोर्स है। बट द पॉइंट इज, ये सारे फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं? जितने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में मैंने तुमको जस्ट नाउ बताया, एक छोटा mg, एक कैपिटल mg, ग्राउंड से एक कैपिटल नॉर्मल, आर नॉट दे एक्टिंग अलोंग द y डायरेक्शन? एंड यस, द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हैज चेंज्ड, बिकॉज सेंटर ऑफ मास पहले हवा में था, सॉरी थोड़ा ऊपर था ज़मीन से। जब छोटा वाला ब्लॉक नीचे आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का हाइट डेफिनेटली थोड़ा कम जाएगा, नीचे हो जाएगा। डू एग्री विद दिस? ये तो मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, लॉजिकली समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये पूरा सिस्टम मूव करके ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का हाइट क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का हाइट डेफिनेटली क्या हो चुका है? डिक्रीज हो जाएगा इस सिचुएशन में। बट द पॉइंट इज दैट द चेंज विल हैपन ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, बिकॉज सारे एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरफ है? वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्सेस along the x डायरेक्शन? तो बोल सकते हो सर नॉर्मल तो लग रहा है, ये वाला नॉर्मल, तो इस वाला नॉर्मल का भाई तो इस पे भी लग रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर। नॉर्मल इज ए पुश अवे फोर्स, तो ये इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक को ऊपर पुश अवे कर रहा है, ब्लॉक भी इंक्लाइन प्लेन को नीचे पुश अवे कर रहा है। और हमारे सिस्टम में छोटा वाला बड़ा वाला दोनों प्रेजेंट है। तो ये जो नॉर्मल मैं तुमको दिखा रहा हूँ दैट इज एन इंटरनल फोर्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो दैट विल नॉट काउंट, because internal forces will always
कैंसिल आउट. दैट इज द रीजन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में एक्सटर्नल वर्ड आता है, इंटरनल वर्ड आता नहीं है, बिकॉज इंटरनल वर्ड force will always cancel out each other and they will not have the capacity to change the state of a system, right? So the catch of this problem is that कि सर एक बात हम सबको समझ में आ गया कि अगर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हो रहा है वो y के अलॉन्ग हो रहा है, x COM will not change क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी तुम्हें एक क्वेश्चन याद करो. जब मैंने सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन चालू किया था तो 2 बॉल्स थे M1 M2. एक को मैंने d डिस्टेंस मूव करवाया तो पूछा था कि d' को कितना मूव करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज ना हो. तब मैंने बोला था एक छोटा सा ट्रिक याद रखना. M1 के मूवमेंट के कारण कितना चेंज आया, M1 इंटू d. याद है ये रिलेशन? M2 के मूवमेंट के कारण कितना चेंज आया, M2 इंटू d'. बट अगर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं हो रहा, पहला वाला चेंज दैट इज M1 इंटू डी बराबर M2 इंटू d'. मैं बोला था ये डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, टाइम बच जाएगा, तो हम वही चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है ना. सो हमारा फुल कंसर्न जो है इट इज ओनली मूवमेंट अलॉन्ग x. समझ में आया? सो सीन ऐसा है कि जब ये नीचे मूव करके आएगा, लेट अस से इंक्लाइन प्लेन यहाँ पहुँच जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. लेट अस से दैट द इंक्लाइन प्लेन हैज मूव्ड बैकवर्ड बाय डिस्टेंस ऑफ x and the block will reach somewhere here. बात समझ में आया? अच्छा, तो कैपिटल M का x डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ, x. कैन एनीवन टेल मी कि छोटा m का, छोटा m तो ऊपर था, अभी वो नीचे आ गया, तो छोटा m का x डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द छोटा वाला ब्लॉक along the x डायरेक्शन? इफ यू रिमेंबर मैंने ये दे के रखा था कि इंक्लाइन प्लेन का जो बेस लेंथ है वो l है. बोलो अभी कितना होगा, ध्यान से, कम ऑन. बोलो बोलो. कॉस थीटा पीटा तो दिया नहीं मैं, l तो ये है. कम ऑन, गिव इट ट्राई, गिव इट ट्राई. मैंने कहा कि ब्लॉक का x डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है. कहाँ जीरो, डायग्राम में तो दिख रहा है, शिफ्ट हो चुका. ओके ओके फाइन, यहाँ देख, ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट अस से इसको मैंने फिक्स करके रखा, इंक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड. ऐसा सोचो पहले, फिर वैसा सोचेंगे. तो ये ब्लॉक अगर नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो x डायरेक्शन में कितना मूव किया, l मूव किया होगा x डायरेक्शन में. कम ऑन यार, मैं इंक्लाइन प्लेन का मूवमेंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि x डायरेक्शन में ब्लॉक का कितना मूवमेंट हुआ है. वो अगर ऊपर से नीचे आएगा तो x डायरेक्शन में कितना मूव किया, l डिस्टेंस. अगर इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड होता तो. समझ में आ रहा है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इधर सुनो, नीचे सोचो एक प्लेटफॉर्म है, मैं 5 कदम आगे गया और प्लेटफॉर्म पीछे 2 कदम चला गया, मतलब 2 कदम का जितना लेंथ है. मैं फॉरवर्ड कितना गया, फाइनली 3 ही गया ना. 5 कदम आगे और 2 कदम नीचे का प्लेटफॉर्म खिसक जाता है. इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो देखो ये जो ब्लॉक है, अगर ये फिक्स्ड रहता तो आगे कितना जाता है, l डिस्टेंस. पर वो जिस पे बैठा हुआ है, जो वेज है, वो खुद x डिस्टेंस पीछे चला गया. So what is the movement of the block along the x direction? That is L minus x. चमका? समझ में आया? तो हमेशा ऐसा समझना कि अगर इंक्लाइन प्लेन मूव नहीं करता तो हॉरिजॉन्टली L मूव करता. इंक्लाइन प्लेन जिस पे वो बैठा हुआ है, कैरियर जो है उसका, कैरियर, दैट इंक्लाइन प्लेन इज द कैरियर ऑफ द ब्लॉक, वो खुद पीछे शिफ्ट हो गया. तो एक्चुअली उसको L डिस्टेंस कवर करना चाहिए था, लेकिन वो पीछे x डिस्टेंस मूव करके चला गया. तो कितना मूवमेंट हुआ होगा उसका, L माइनस एक्स, जमीन के रेस्पेक्ट में. समझ में आया? 5 कदम आगे, नीचे वाला प्लेटफॉर्म 2 कदम पीछे चला गया, तो फाइनल मूवमेंट फॉरवर्ड कितना होगा, 5 माइनस 2. सेम ईयर, L डिस्टेंस आगे गया था, लेकिन जिस पे बैठा हुआ है वो खुद x पीछे आ गया, तो कितना आगे बढ़ा होगा, L माइनस एक्स. इज दैट क्लियर? नाउ कैन वी कंजर्व द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग द x डायरेक्शन? बोलो भाई. यस, वी कैन कंजर्व, राइट? बिकॉज छोटे वाले ब्लॉक के लिए सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में कितना चेंज आया होगा,
along x direction. छोटा वाला ब्लॉक m1 into d, याद है ना? d was the movement. In this case छोटे वाले का x डायरेक्शन में मूवमेंट कितना बताया हमने? ये छोटे वाले मूवमेंट के लिए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन में इतना चेंज आएगा. बड़े वाले के लिए कितना मूवमेंट हुआ है? सॉरी x, करेक्ट, m into x. Will the center of mass change its location? So इसका change will cancel out इसका change. So both the changes should be equal in magnitude. हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? डन. यहाँ से सिर्फ x निकालना है. तो यहाँ पर क्या आएगा? दैट इज ml माइनस mx, दैट इज प्लस mx. तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, दैट इज m प्लस m, दैट इज m इंटू l डिवाइडेड बाई x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? m इंटू l डिवाइडेड बाई m प्लस m. कुछ समझे? इज दैट क्लियर? पॉज करना. कोई डाउट बोलो. क्वेश्चन देखते हैं. देखो क्वेश्चन ऐसा है कि बॉय जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. इस तरफ कूदता है. वैसे दिस इज द गाय. इट्स जंप्स along this direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड. इज दैट क्लियर? ओके. अच्छा, जब कूदा होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब ये जंप करेगा ना, तो वो जो ये स्केट बोर्ड है या अगर रेल लोड कार मानते हो, उसके पीछे की तरफ पुश करेगा बैकवर्ड्स. तो लेट अस से रेल लोड कार में इस तरफ फोर्स लगा है, बेसिकली फ्रिक्शन ही है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो जंप नहीं कर पाएगा. तो पैर से फ्रिक्शन जो रेल लोड कार है उस पर पीछे लगा होगा. मैंने कैपिटल F लिखा है. तो आदमी ने कार पे पीछे फोर्स लगाया, तो कार भी आदमी के पैरों पे फोर्स किधर लगाएगा? आगे की तरफ. तो इसको पैरों पे लगा F आगे की तरफ. बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. इज दैट क्लियर? बट अगर मैं दोनों को, भाई इधर सपना देख रहा है, तू सपना देख रहा है ना? क्या देख रहा था तू? इधर इधर. अगर मैं दोनों को एक साथ कंसिडर कर लूँ, इफ आई टेक द पर्सन एंड द कार टुगेदर, then this F will cancel out. Internal forces, are there any external force along the horizontal direction? नहीं है, कुछ नहीं है, राइट? बिकॉज यहाँ पर यह भी मेंशन्ड है कि विथ रेस्पेक्ट टू आइस बोला है, मतलब नीचे वाला जो है वो पूरा आइस है, तो चक्कों में भी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा. ठीक है ना? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा. एंड व्हाट इज द ऑब्वियस थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू? वी शैल कंजर्व मोमेंटम. What is the initial momentum of the system? 0. Everything was at rest. Final momentum भी क्या होगा? 0 ही होगा. राइट की तरफ जितना मोमेंटम डेवलप हुआ है, लेफ्ट की तरफ भी उतना ही मोमेंटम डेवलप होगा. इज दैट क्लियर? राइट की तरफ कितना डेवलप हुआ? ये 25 kg का है. दिस इज ए वेरी इजी प्रॉब्लम. ये कितना था? 10 kg का था. लेट अस से दिस इज गोइंग along this direction with a speed of u. करेक्ट? कम ऑन, फोकस इधर. सो राइट की तरफ कितना मोमेंटम है? दैट इज 25 into 5. और लेफ्ट की तरफ मोमेंटम कितना है? 10 into u. एंड दे शुड बी इक्वल, है ना? ऐसे करके लिख सकते हो, राइट वाला मोमेंटम लेफ्ट वाला मोमेंटम इक्वल है. बहुत लोग ना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं. अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो तुमको साइन पुट करना पड़ेगा. दैट इज P इनिशियल शुड बी इक्वल टू व्हाट? P फाइनल. इनिशियल कितना है? 0. P फाइनल अगर लिखना चाहूँगा, ये फॉर्मूला ट्वाइस अगर यूज करोगे तो इसका कितना होगा? 25 इंटू प्लस 5, राइट? प्लस 10 इंटू क्या लिखो? प्लस u लिखूंगा, बिकॉज u इज द नोन. जब आंसर निकलेगा इसके साथ साइन निकलेगा. बताया था, याद ही नहीं है तुमको? तुमको लोड लेने का नहीं. इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? u इज इक्वल टू -25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई व्हाट? 10. देखो इसमें भी आंसर वही आएगा. यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकलेगा, यहाँ पर साइन के साथ निकलेगा. u का वैल्यू अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है? ध्यान दो, तुमने 5 को पॉजिटिव माना था, मतलब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, और u का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो तुमको पता है कि इस रेल लोड कार का वेलोसिटी किस तरफ होगा? पीछे की तरफ. क्लियर? ओके, पॉज. पहले मैं तुमको क्वेश्चन समझा देता हूँ. मैंने सिर्फ डायग्राम में लिखा है. देखो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक 1 kg का ब्लॉक है और ये दूसरे 1 kg ब्लॉक के साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड, इसके साथ फिक्स्ड है. और ये वाला जो 1 kg है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से इस सिस्टम को अप्रोच कर रहा है. स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 50 न्यूटन पर मीटर. क्वेश्चन पूछा है
फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ज़मीन पूरा स्मूथ है, इज दैट क्लियर? कि स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस्ड होगा वो हमको बताना है। बिफोर यू स्टार्ट ऑफ कैन यू विजुअलाइज क्या होगा अगर ये जाएगा उसको टच करेगा? कैन यू टेल मी क्या हो रहा होगा? एनीवन एक्सप्लेन द सिचुएशन, क्या हो रहा है? या दैट्स ओके। मुझे हाँ रिवर्स भी होगा, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। आई एम जस्ट आस्किंग यू द काइंड ऑफ मोशन दैट विल हैपन। ओके, कंप्रेशन तक ही इमेजिन करना है, आ जाएगा वो नहीं होगा। नो दैट्स ओके। हाँ हाँ, आफ्टर कंप्रेशन के बाद मैं डिस्कस, अभी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। कैन यू ओके, व्हाट आई वांटेड टू हियर वाज द वेरिएशन इन देयर वेलोसिटीज। मैं ये सुनना चाहता हूँ एक्चुअली कि ये लेफ्ट वाला 1 kg ब्लॉक जब राइट वाले 1 kg ब्लॉक के साथ टकराएगा तो नहीं डायरेक्टली स्प्रिंग को जाके हिट करेगा। सो हाउ विल द वेलोसिटीज चेंज? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। सोचो एक बार, विजुअलाइज करो तो क्या होगा, क्योंकि दोनों में से एक इनिशियली रेस्ट में है। कम ऑन, इधर तो हमेशा लिखते क्यों रहता है भाई? तू एक चीज दो चीज कुछ चीज नहीं लिखेगा, तू हटा अभी अपने हाथ वहां से। समझ में मैंने क्या कहा? इन दोनों में से कम ऑन यार, कम ऑन, दिमाग चलाओ। पहला जो राइट वाला 1 kg ब्लॉक है वो रेस्ट में है, लेफ्ट वाला ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। लेफ्ट वाला जाके जब स्प्रिंग को धक्का देगा उसके बाद का कहानी बताओ। कॉम्प्रेशन के बाद क्या होगा वो नहीं पूछ रहा मैं, तब क्या होगा? सो दिस 1 kg ब्लॉक व्हाट विल हैपन? दिस विल ट्रैवल राइटवर्ड, राइट? ये भी मूव करना चालू करेगा, और लेफ्ट वाला ब्लॉक तो अपना मोशन कंटिन्यू करेगा लेकिन स्प्रिंग दबते जाएगा, राइट? So come on, tell me what will happen to the velocities. Okay, so left वाले का velocity decrease करेगा और right वाले का velocity क्या होगा? increase होगा। और इसके बाद का कहानी मैंने तुमको समझाया था impulse of reformation में कौन से सिनेरियो में स्प्रिंग सबसे ज़्यादा compressed होता है? When velocities of both the blocks will become equal, because अभी देखो 1 kg वाले ब्लॉक का velocity 2 मीटर पर सेकेंड है, राइट वाले का velocity 0 है, राइट? कुछ टाइम के बाद 2 से 1.5 होगा, ये 0 से 0.5 होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। और ये 1.5 से 1 होगा और ये 0.5 से 1 होगा। बात समझ में आया? उस वक्त दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम। उस वक्त स्प्रिंग का कंप्रेशन क्या होगा? सबसे ज़्यादा। और मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि क्यों ज़्यादा होता है। इज दैट क्लियर? तो उस डिस्कशन में मैं नहीं जाने वाला, सिर्फ मैं तुमको अभी फैक्ट बता रहा हूँ कि कब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, जब दोनों ब्लॉक्स का स्पीड क्या हो जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज द इनिशियल सिनेरियो। फाइनली एट मैक्सिमम कंप्रेशन, ध्यान देना, दिस इज 1 kg, इसका स्पीड अगर u है, स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, लेट अस से x कंप्रेशन है स्प्रिंग में, वो तो पता नहीं, हमने मान लिया कि कितना कंप्रेशन है, x इज द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है ना? और ये जो 1 kg है इसका भी स्पीड क्या हो गया? सेम, करेक्ट? ओके फाइन। तो पूछा फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। सो दिस इज द सिनेरियो। अभी बताओ कैसे निकालें, इक्वेशंस क्या लिखे, या कौन सा लॉज यूज करेंगे हम इसको करने के लिए? कम ऑन। Okay, so that is, she is talking about energy conservation, because this system में कोई dissipative forces नहीं है, friction नहीं है जो एनर्जी को सिस्टम से बाहर फेंक देगा, सिर्फ स्प्रिंग है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बट वट एवर इट इज, सिस्टम के पास इनिशियली जितना मैकेनिकल एनर्जी था अभी भी उतना ही मैकेनिकल एनर्जी होगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? सिंपली काइनेटिक। अरे स्प्रिंग दबा हुआ नहीं था तो सिंपली काइनेटिक होगा, तो क्या होगा? हाफ 1 2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0। सो दिस इज द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एट दिस सिचुएशन व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? पहले काइनेटिक एनर्जी, दोनों ब्लॉक्स के पास सेम वेलोसिटी है, सो दैट इज हाफ 1 इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड दे हैव टू बी इक्वल, करेक्ट? बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज मैंने सिखाया था कि अगर तुम्हारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तुमको 2 इक्वेशन चाहिए मिनिमम सॉल्व करने के लिए।
So this is only one equation. हमको इसको सॉल्व करने के लिए और एक इक्वेशन चाहिए. And what will be that? Momentum conservation. ट्राई नहीं, वही होगा. ट्राई करने वी आर गोइंग टू यूज मोमेंटम कंजर्वेशन. लेकिन किसका? देखो मोमेंटम कंजर्वेशन किसका? क्या लेफ्ट वाले ब्लॉक का मोमेंटम कंजर्व कर सकते? नहीं. अगर मैं सिर्फ लेफ्ट वाले ब्लॉक को कंसिडर करूँ तो स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल होगा. राइट वाले ब्लॉक को सिर्फ करूँ तो नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल होगा. अगर मोमेंटम कंजर्व करना है तो सिस्टम को चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. एंड इन दिस केस बोथ द ब्लॉक्स विल बी कंसिडर्ड in our system. Then only spring force will be internal. Come on यार. Yes, sir. Right? तो हम दोनों ब्लॉक्स के मोमेंटम को कंजर्व करेंगे. So what is the initial momentum of the system? यहाँ लिखो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर. हाँ. What is the initial momentum of the system? 1 into +2. दूसरे वाले का कितना है? 1 into 0. This is the initial momentum of the system. And what is the final momentum of the system? दोनों का सेम है. 1 into u plus 1 into u. बस हो गया. यहाँ से u पता चल जाएगा, u पता चल जाएगा, उसके वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो वहाँ से x पता चल जाएगा. इसके आगे नहीं करूँगा, कैलकुलेशंस तुम लोग करोगे. और तरीका समझ में आया नहीं यार? ठीक है, पॉज कर दे. ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हमने जितना कुछ सीखा है सब यूज़ हो जाएगा इसमें. ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास दो ब्लॉक्स है, छोटा m कैपिटल M, and they're connected with a spring of spring constant K. Initially the spring is unstressed, मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है. तब यहाँ पर हमने एक F फोर्स लगाया, कैपिटल F फोर्स, एंड वी स्टार्ट पुलिंग द कैपिटल M. बात समझ में आया? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कैपिटल M मूव करना चालू करेगा, स्प्रिंग खींच जाएगा. स्प्रिंग खींच के इसको भी खींचेगा अपने तरफ, और छोटा वाला भी क्या करेगा? मूव करना चालू करेगा. तो तुमको ये पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग. इस प्रोसेस में स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा वो पूछा गया है. बिकॉज खुद सोच के देखो, जब हम कैपिटल M को पकड़ के खींचना चालू करेंगे तो सबसे पहले कैपिटल M मूव कर जाएगा, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा ना, राइट? एंड कैपिटल M विल बी मूविंग फास्टर एज कम्पेयर टू छोटा m, राइट? सो द सेपरेशन बिटवीन देम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? और एक वक्त आएगा कि उनके बीच का जो गैप है वो सबसे ज़्यादा होगा. एंड इन दैट सिनेरियो जो स्प्रिंग का स्टेट होगा इट विल बी इन ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम इलोंगेटेड कंडीशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला कंडीशन. ठीक है ना? ओके. ये मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बिकॉज मे बी तुमको अभी इतना प्रॉपरली फील नहीं होगा. जब ऐसे चिम पढ़ाऊँगा तो और क्लियर समझ में आएगा. जब मैं इसको खींचूंगा ना, एक बार एक्सटेंड होगा फिर कंप्रेस होगा, एक्सटेंड होगा फिर कंप्रेस होगा. तो बेसिकली मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज पूरा सिस्टम एज ए होल आगे जा रहा होगा और उसके अंदर के जो ब्लॉक्स है वो ऑसिलेट भी कर रहे होंगे. तुमको समझ में आ रहा है? इमेजिन हो पा रहा है कि होगा क्या कि अगर ओवरऑल मैं पूरे सिस्टम को अगर देखूँ तो पूरा सिस्टम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लॉक्स है ये लोग क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा एक मास को रेस्ट में दे सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट. हाँ, मैं उसी वहीं पर ही पहुँच रहा हूँ. देखो, तो रिलेटिव मोशन का बेनिफिट क्या है ये बता सकते हो? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिलेटिव मोशन? पूरे कहानी में से कोई एक रेस्ट में आ जाता है. जैसे कि अभी हमको क्या देख रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि सेंटर ऑफ मास भी आगे मूव कर रहा है और उसके ग्रुप के जो दो ब्लॉक्स है ये लोग भी ऑसिलेट कर रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम ग्राउंड, बिकॉज अगर मैं ग्राउंड से देखूँ तो मुझे सेंटर ऑफ मास को भी मूव करता हुआ दिखेगा और ब्लॉक्स भी ऑसिलेट करते हुए दिखेंगे. ये नहीं करके अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ही अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ, क्या बोला मैंने? अगर मैंने सेंटर ऑफ मास को ही अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, मतलब सेंटर ऑफ मास पे तुम बैठ गए, दैट मीन्स यू आर लुकिंग द एंटायर फिनोमिना, द एंटायर पिक्चर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, देन सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट. सिखाया था ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट. और उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा कि पूरा सिस्टम आगे नहीं जा रहा बिकॉज सेंटर ऑफ मास में बैठ गया, तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में आ गया. तो उसको क्या दिखाई देगा? सिर्फ ब्लॉक्स ऑसिलेट कर रहे हैं, सिर्फ यही दिखाई देगा. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कम ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेटरी मोशन भी दिखाई देगा, ऑसिलेटरी मोशन भी दिखाई देगा. बट अगर ऑब्जर्वर को हम सेंटर ऑफ मास पे बिठा दे तो सेंटर ऑफ मास बन गया ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट, तो सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेटरी मोशन खत्म, सिर्फ क्या दिखाई देगा? ऑसिलेटरी मोशन दिखाई देगा. एंड हियर विल कम द कॉन्सेप्ट ऑफ
सूडो फोर्स। पढ़ा है सूडो फोर्स? कि अगर हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, कमान इधर, तो उस पे रियल फोर्सेस ड्रॉ करने के साथ साथ हमको उस पे एक सूडो फोर्स भी बनाना पड़ेगा। सो क्या तुमको ये जस्टिफिकेशन समझ में आया कि वाई वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास? बिकॉज दिस विल मेक आवर लाइफ ईजियर. We will need to analyze only oscillatory motion, not translatory motion. Is that clear? Okay, so the first thing that you need to understand कि if you have to bring the center of mass at rest, अगर center of mass को rest में लाना है तो उसके एक्सेलरेशन को तो जीरो करना पड़ेगा ना पहले. लेकिन कितना है एक्सेलरेशन उसका वो पता तो होना पड़ेगा ना. नहीं आया समझ में? अगर तुमको एक्सेलरेशन को जीरो बनाना है तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है. Come on यार. Yes, sir. How can we find out the acceleration of center of mass in this case? याद है? Net force on the system is equal to capital M into ACM लिख के दिया था मैंने. बोलो ना. Yes, sir. So ACM क्या होगा? Net force on the system divided by mass of the system. अभी नेट फोर्स क्या होगा? अगर मैं पूरे सिस्टम को कंसिडर करूँ तो स्प्रिंग का फोर्स तो हो गया इंटरनल फोर्स. सिर्फ एक लौता एक्सटर्नल फोर्स क्या है? कैपिटल एफ. इज दैट क्लियर? क्लियर. सो यहाँ पर क्या होगा? एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम एम प्लस छोटा एम. तो ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है. सो दिस इज द पिक्चर. द ब्लॉक्स आर गोइंग टू ऑसिलेट एंड द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू मूव एट विद दिस एक्सीलरेशन. इन ऑर्डर टू मेक आवर लाइफ सिंपल हमने सेंटर ऑफ मास को ही क्या बना दिया? ऑब्जर्वर. इज दैट क्लियर? और टेक्निक क्या सिखाया था? इसको रेस्ट में लाने के लिए इसके वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा, इसके एक्सेलरेशन को जीरो करना पड़ेगा. अभी हम सिर्फ इसके एक्सेलरेशन के साथ ही डील करेंगे. इज दैट क्लियर? अच्छा, ए सी एम किधर था? इस तरफ था. इसको रेस्ट में लाने के लिए हमको उतना ही ए सी एम पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा. या छोड़ो, एक्सेलरेशन के टर्म्स में बात नहीं करते. लेट अस टॉक इन टर्म्स ऑफ सूडो फोर्स. मैंने तुमको सूडो फोर्स के बारे में बताया था कि अगर हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ के सॉल्व करेंगे तो हमको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. किस डायरेक्शन में लगाना पड़ता है? अपोजिट टू एसीएम, राइट? तो ये छोड़ो, अपोजिट एसीएम अगर इधर है तो इसमें एक इधर सूडो फोर्स लगाऊंगा. दैट इज छोटा एम इनटू एसीएम. कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. और यहाँ पर भी एक कैपिटल एम इनटू एसीएम लगाऊंगा. डू यू एग्री विद दिस? नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम with respect to a frame of reference which is fixed with the center of mass. Is that clear? Okay. अगर ऐसा है, can you tell me the force acting on छोटा m? कितना फोर्स लग रहा है? यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा that is m into ACOM, that is m capital F divided by m plus छोटा m. अच्छा, इस पे ऑलरेडी कैपिटल F पहले से ही लग रहा था और पीछे ये लग रहा है MCOM. तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? F माइनस कैपिटल M इंटू ACM क्या होगा? F डिवाइडेड बाई M प्लस M. एंड कैन यू टेल मी क्या आएगा इन दिस केस? M कैपिटल F प्लस M इंटू छोटा f माइनस कैपिटल M इंटू F डिवाइडेड बाई M प्लस छोटा m. है ना? M इंटू कैपिटल F, छोटा m इंटू कैपिटल F माइनस कैपिटल M इंटू F. ये और ये चला गया, राइट? तो इसमें बचा क्या? छोटा m इंटू F डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस छोटा m. दैट मीन्स इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स अगर लिखूँ तो कितना होगा? दैट इज mf डिवाइडेड बाई m प्लस. तो ये जो है दिस इज योर पिक्चर. क्या ये पूरा सिस्टम ट्रांसलेट कर रहा है, मूव कर रहा है? कम ऑन, पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है. उसके अंदर के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ऑसिलेट कर रहे हैं. तो तुमको अभी सिर्फ क्या दिखाई देगा? ऑसिलेटरी मोशन दिखाई देगा. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अभी दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ. तो ये बाहर जाते 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 एक वक्त आएगा कि दोनों रेस्ट में आ जाएगा ना. फोर्स लग रहा है. इट इज एज इफ दिस फोर्सेस आर पुलिंग द ब्लॉक्स आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड. एक वक्त आएगा कि उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो. बिकॉज एक वक्त आएगा कि इस फोर्स को स्प्रिंग फोर्स क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा. पढ़ा है ना ये सब चीज़ें? अच्छा, मैं उतना और डिटेल्स में नहीं जाता. डिटेल्स में घुसूंगा तो और इस प्रॉब्लम को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा. सिर्फ इतना समझो कि एक वक्त आएगा कि ये लोग रेस्ट में आ जाएंगे, है ना? फिर रिटर्न आएंगे मीन पोजीशन में, वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर कंप्रेस होकर रेस्ट में आ जाएंगे. दे विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग. डू यू एग्री विद दिस? तो पूरा लटक जा रहा है यार.
पूरा लटक जा रहा है, दिख रहा है मेरे को। क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ आके बैठेगा मेरे सामने, नींद नहीं आएगा तेरे को? तब नींद भगाने का टेक्निक है। नींद आएगा तो मुंह धो लेना। चलो ठीक है, सोना मत बस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। ये वाला सिचुएशन समझ में आया पक्का? तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये अपनी मीन पोजीशन से कितना आगे बढ़ चुका है x1, और ये अपनी मीन पोजीशन से कितना बढ़ चुका है x2। नाउ दे आर एट रेस्ट। मतलब इस वक्त का, इस मोमेंट का वेलोसिटी दोनों का क्या है? 0। एंड ऑब्वियसली दिस विल बी द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें बहुत लोगों का एक डाउट बन सकता है कि सर देखो ये वाला ब्लॉक x1 डिस्टेंस मूव किया है, ये वाला ब्लॉक अपने x2 लिख के रखा है, ये भी x1 क्यों नहीं है? बिकॉज दोनों में तो फोर्स सेम लग रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो, छोटा m कैपिटल F डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस छोटा m, इसमें भी उतना ही फोर्स लग रहा है। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट आपने अलग अलग क्यों लिया? तुम्हारे भी यहाँ पे मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली, दोनों का मासेस अलग है। दोनों का मासेस अगर सेम होता तो सेम हो जाता, एक भारी है एक लाइट है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट फोर्स सेम लगा तो हुआ, तो क्या हुआ? इसको धक्का देने से जितना डिस्प्लेस करेगा, और फॉर एग्जाम्पल उसको धक्का दूंगा उतना ही फोर्स है, तो उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, राइट? सो एज बिकॉज बोथ द ब्लॉक्स are having different masses, their displacement will be different, and that is the reason I have taken it to be x1 and x2. हर छोटा छोटा चीज़ बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Exactly. अभी हमको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, सॉरी मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, एंड कैन आई से दैट इज x1 प्लस x2। इस तरफ x1 बढ़ गया, इस तरफ x2 बढ़ गया, तो एक्सटेंशन कितना आया? नेचुरल लेंथ x1 प्लस x2 अमाउंट से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कहानी। अभी हम कौन से इक्वेशन से ये सॉल्व कर सकते हैं? व्हाट कैन वी अप्लाई? वी कैन नॉट कंजर्व मोमेंटम, यस और नो? देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते, सेंटर ऑफ मास में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में नहीं, इसमें नहीं जाते, इसमें भी नहीं बोलूँगा मैं। कोई और तरीका करने का, इजी वे टू सॉल्व दिस? एनी अदर वे टू सॉल्व दिस? वी कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज कर सकते हैं? व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? व्हाट इज द नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? 0। पहले भी स्टार्टिंग में रेस्ट में था, और एक्सट्रीम पोजीशन में जाके भी क्या है? तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? 0 लिख के रखा मैंने डायरेक्टली। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस क्या आएगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्या क्या फोर्स लग रहा है सिस्टम पे? स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, दूसरा एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, है ना? इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स है, इस पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो वर्क डन बाय देम। कैन आई से वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। इस तरीके से लिखने से थोड़ा आसान होता है। ओके, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? दोनों फोर्सेस का वर्क डन पॉजिटिव होगा, बिकॉज इस ब्लॉक में फोर्स राइट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ है। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। यहाँ पर भी वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो पहले वाले केस में वर्क डन क्या है? mf डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस छोटा m इंटू x1 mf x2. Is that clear? Yes. What is the change in kinetic energy? लिख सकते हैं? So not change in kinetic energy, change in potential energy. बोलो बोलो बोलो. Is that clear? Final minus initial. Final कितना होगा? हाफ के x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर. इनिशियल कितना था? 0. ठीक है ना? ये हमने माइनस लिख के रखा, और यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा? और ये तो 0 है. x1 प्लस x2 ये चला गया. कम ऑन, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? k/2 पॉजिटिव. ओए इधर देख, पॉजिटिव है राइट. और इधर क्या बचा? ओ सॉरी, और एक इसके साथ एक
x1 प्लस x2 भी बचा हुआ है। ठीक है, हमको चाहिए कि हमको तो x1 प्लस x2 चाहिए, तो निकल जाएगा ऐसे, हो गया और क्या है। दिस इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 सो दिस इज द आंसर। समझ में आया? बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, पॉज कर, चलो डन फॉर